लेट्स स्टार्ट सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो अब कंपनी क्या होता है, कंपनी कितना तरीके का होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन सब चीजों में हम लोग पढ़ा था। नाउ द मेजर पार्ट जो हमारे सिलेबस का है, क्या हमें पूरा का पूरा एक कंपनी कैसे अकाउंटिंग करता है उसके बारे में सीखना है? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ उसमें से एक सेगमेंट दैट इज शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। तो पहले टू अंडरस्टैंड अबाउट शेयर कैपिटल का पूरा अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शेयर कैपिटल होता क्या है। शेयर कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट तुम्हारा शेयर होल्डर लगाता है। The amount invested by the shareholder into business is known as share capital. So first of all, we should know कि ये शेयर्स होते कितने तरीके के हैं, बिकॉज आप लोगों को ये पता होना जरूरी है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर। क्या सिर्फ एक ही कैटेगरी के ऑनर होते हैं या फिर और भी कैटेगरीज के ऑनर होते हैं? तो देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ शेयर्स है कितने। टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने तरह का होता है? शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, इक्विटी शेयर, एंड नंबर टू, प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होगा? मतलब एक कंपनी के अंदर में दो तरह के मालिक होते हैं, एक इक्विटी होल्डर और एक प्रेफरेंस होल्डर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? क्या दोनों सेम ही कैटेगरी के होंगे क्या? ना, व्हाट विल बी द मेजर डिफरेंस? एक तो नाम में डिफरेंस है कि एक को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। ये पूरा लेम डिफरेंस है, वो नहीं, ठीक है, उनका नाम तो डिफरेंस है ही। तो बाकी और क्या क्या डिफरेंसेस है वो पता होना पड़ेगा हमें कि भैया इक्विटी होल्डर्स को फिर इक्विटी शेयर्स क्यों दिया, प्रेफरेंस वालों को क्यों नहीं दिया, एंड प्रेफरेंस वालों ने सिर्फ प्रेफरेंस में ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया, व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन आवर इक्विटी शेयर्स। इज इट क्लियर? तो बिफोर नोइंग इक्विटी और प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश जानने से पहले ये समझो आप लोग कि आपका प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो भी कितने तरीके, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर न्यूमरस कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनीज अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती रहती है। सिर्फ ध्यान रखना, मैं इससे रिलेटेड आपको नाम नाम लिखा रहा हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, एंड उसका आगे डेफिनेशंस वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है पैराग्राफ में, वो ओन लैंग्वेज में आप क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरीका होता है। प्रेफरेंस शेयर एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। और एक होगा आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग। और दो होता है, यहां मैं आगे में लिख रहा हूं, रिडीमेबल, इरेडीमेबल।
ये स्पेलिंग क्या है रिडीमेबल की? REDEEMABLE, redeemable. कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल इसके अंदर ही तो है ना? नॉन, हाँ हाँ, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है टू द पब्लिक या किसी को भी। कंपनी अपने तरफ से 8 कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे सकती है, बट इक्विटी शेयर्स की कोई कैटेगरी नहीं होती। इक्विटी शेयर्स आर ओनली इक्विटी शेयर्स। कंपनी की इक्विटी में जब आप पैसा लगाते हो तो हो गया इक्विटी शेयर्स, बट कंपनी के जब प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाते हो देन यू आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हम लोग को सबसे पहले इन सबको समझना है कि क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। और नाम से ही समझना है। एक तो ये दिमाग में क्लियर रखना कि प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, तो मालिक को भी क्या मिलेगा, क्या मालिक को भी प्रॉफिट मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द ऑनर, तो दोनों को ही प्रॉफिट मिलने वाला है। और कंपनी के केस में प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाउ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उस टर्म को क्या बोलते हैं? डिविडेंड, करेक्ट। उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलता है। बट आपको नहीं लगता कि नाम में प्रेफरेंस वालों को नाम प्रेफरेंस दिया गया है? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड मिलता है इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि उनको वही कैटेगराइजेशन दिया ना, प्रायोरिटी। ठीक है, उनको प्रायोरिटी दिया गया, इसीलिए तो उनका नाम प्रेफरेंस शेयर रखा गया कि आपको पहले डिविडेंड मिलेगा इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो एक बात बताओ, फिर तो इसका मतलब कोई इक्विटी शेयर होल्डर में पैसा लगाएगा ही नहीं। जब लाइन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आगे रहने वाले हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर में कोई क्यों पैसा लगाएगा? अब यहाँ पे जाके लॉ ने क्या किया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, 10%, 12%, 8%, वो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है उनका। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इट कैन बी 200%, 500%, 1000%, कितना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। एक वो दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, दोनों ही पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन एक वो है जिसकी बहुत फटती है, जिसको बहुत डर लगता है, और एक वो जिसको डर बियर करने को रेडी है, वो रिस्क बियर करने को रेडी है। द पर्सन हु इज रेडी टू बियर द रिस्क आर नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन जो कम रिस्क बियर करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है ना, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम के आगे में पहले से ही कूपन रेट लगा हुआ होता है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, वो पहले से ही लगा हुआ होता है। यानी उनको जो डिविडेंड मिलने वाला है उनकी फेस वैल्यू का उतना परसेंट ही उनको डिविडेंड मिलेगा। बट वेयर एज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता, यानी उनको कितना भी रेट ऑफ डिविडेंड मिल सकता है। इज इट क्लियर? प्लस हाँ, ज्यादा भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी मिल सकता है या फिर 1000 टाइम्स भी मिल सकता है जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। और प्रेफरेंस शेयर वाले लोगों ने फेस वैल्यू का अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, उतना ही फिक्स रेट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और कम भी नहीं ना, उससे कम भी नहीं मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा। और भैया एक शेयर में ये 2 टाइप का शेयर कंपलसरी है कि होना? नहीं, जरूरी नहीं है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपने 2 कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर बना रखे या नहीं बना रखे। इफ कंपनी ने सिर्फ मार्केट में इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रखे तो फिर उनके पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स होंगे।
इफ कंपनी ने दोनों कैटेगरी ऑफ शेयर्स को इशू कर रखा है तो दोनों कैटेगरी आएगा उनकी बैलेंस शीट में। भाई आप इसके ऊपर कुछ लिखाया था क्या? क्या चीज? नहीं, जस्ट Types कुछ of नहीं share लिखा है, नहीं बस यहीं से स्टार्ट और किया। इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर्स का कोई दूसरा टाइप नहीं होता क्या? बस यही होता है इक्विटी? बस यही, हाँ, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, उनका कोई टाइप्स नहीं होता। प्लस ये जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं ना, यही मेन होते हैं, इन लोग ही कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में जो रहते हैं ना, उन लोग सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वाले रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कंपनी मैनेज करने का राइट्स नहीं है। यानी जो भी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बनता है, जो बीओडीज वगैरह बनते हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। इसका मतलब उन लोग जब कंपनी के मेन कोर एक्टिविटी का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो जब कंपनी की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोट देने का राइट होगा क्या? नहीं। नहीं, बिकॉज वो मेन मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं कंपनी, जस्ट उन लोग शेयर होल्डर है, बोलने के लिए उन लोग मालिक है। इज इट क्लियर? सो उनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता, वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर को तो वोटिंग राइट भी होता है। तो फिर ऐसा क्या चीज है कि लोग प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदते हैं? पहला चीज, हाँ, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, और उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जब भी डिविडेंड मिलेगा उनको प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलेगा। और दूसरा चीज, जब भी कंपनी बंद होगा, वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तब क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट किया जाएगा इन कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उसका रीपेमेंट पहले करेगी कंपनी, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बस इसी के वजह से लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिनको बहुत कम रिस्क उठाना है। इज इट क्लियर? तो देखो, ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्यूमुलेटिव? जो सबको ऐड करके, अच्छा, क्यूमुलेट हो जाना। क्यूमुलेट हो जाने को मतलब क्या बोलते हो तुम लोग? इलेक्ट हो जाने के बाद, हाँ, इलेक्ट हो जाने के बाद शायद ऐसा। नहीं, आप लोग क्यूमुलेटिवली सब काम करते हो, या क्यूमुलेटिवली आपको एक प्रोजेक्ट करना है। क्यूमुलेटिव हो जाना मतलब, सपोज मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और मैंने बोला आज जो एकदम करेक्ट आंसर देगा उसको, उन सबको मैं चॉकलेट दूंगा, ऐसा एक लेक्चर में बोला। फिर और एक लेक्चर में मैंने क्या किया कि फिर से जो जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा। ऐसे क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या किया, दोनों लेक्चर में एकदम करेक्ट आंसर दिए थे। तो बताओ, थर्ड टाइम फिर से ऐसा सिनेरियो होगा तो उसको सिर्फ थर्ड लेक्चर वाली चॉकलेट मिलेगी या उसको फर्स्ट और सेकंड वाली भी मिलेगी? फर्स्ट और सेकंड वाला भी मिलेगा ना, उसमें वो जो जीता है, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेट हो जाना। यानी आपका पुराना रिवार्ड लैप्स नहीं होता है, आपका पुराना, हाँ, वो ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब फाइनल टाइम जब मिलेगा ना, हो सकता है कंपनी एक पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं देगी, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा ना, तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस साल का तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, रनिंग ईयर का एज वेल एज प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जिन शेयर होल्डर के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उनका डिविडेंड लैप्स नहीं होता। इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया कंपनी ने, तो क्या होगा, उस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड के साथ प्लस होके मिलेगा। इज इट क्लियर? दैट्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बट वेयरएज इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक बार आपका डिविडेंड लैप्स हो गया मतलब लैप्स हो गया। सपोज प्रीवियस ईयर में आपको कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई ड्यू टू सर्टेन रीजन, हो सकता है कंपनी के पास फंड नहीं थे या कंपनी के सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे। अब नेक्स्ट ईयर जब कंपनी का सफिशिएंट प्रॉफिट्स होगा तो कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो यू कैन नॉट आस्क कंपनी कि कंपनी आपने मुझे लास्ट ईयर तो नहीं दिया था, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड भी दीजिए, मैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं और मुझे तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। तो आप नहीं मांग सकते, बिकॉज यू आर होल्डिंग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आई बात समझ में? व्हाट इज क्यूमुलेटिव एंड व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव?
सबको क्लियर है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आपका डिविडेंड लैप्स नहीं होता। इफ कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में वो प्लस होके मिल जाएगा। बट वेरेज इन केस ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक बार नहीं मिला मतलब वो नहीं मिला, वहीं पे खत्म, लैप्स। इज इट क्लियर? अगर सर क्यूमुलेटिव में वो लोग अगर अगला साल भी पे नहीं कर पाया तब नहीं कर पाया, फिर 2 साल का ऐड होके मिलेगा। मतलब इन क्यूमुलेटिव लोगों में 2 को साल का मिलेगा ही। हाँ, जिस दिन हमेशा मिलेगा, टाइम मिलते रहेगा। यस, जिस दिन मिलेगा उस दिन पुराने सालों का जो भी एरियर है वो ऐड होके मिलेगा। जिस दिन भैया मिलेगा। इसमें कोई हाँ, इंटरेस्ट तो नहीं होते ना? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, वो तो प्रॉफिट का हिस्सा है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है। अरे कंपनी के पास पैसा ही नहीं तो कंपनी कहां से डिविडेंड देगी? इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। मालिक लोग को प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट के ऊपर भी इंटरेस्ट चाहिए, मतलब इनकम के ऊपर इनकम। लूट जाएंगे बाकी शेयर होल्डर, कोई पैसा ही नहीं लगाएगा कंपनी के अंदर में, तो कोई इंटरेस्ट का फंडा नहीं। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये क्या है? मीटिंग्स के अंदर यहाँ पे हम लोग मीटिंग से कंटेक्स्ट में पार्टिसिपेटिंग नहीं बोल रहे हैं इन लोग, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को तो पहले ही हमने हटा दिया है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से, उन लोग मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि सोचो प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस शेयर्स का जो फिक्स रेट है कंपनी ने उनको डिविडेंड दे दिया, फिर इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दे दिया, जितना डिविडेंड इक्विटी वालों को देना था फिर दे दिया। उसके बाद भी सरप्लस फंड पड़ा है, और कंपनी उस सरप्लस फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स में। तो उस कंडीशन में इफ आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस सरप्लस फंड में भी आपका थोड़ा सा राइट होगा, आपको उसमें से भी कुछ पैसा मिलेगा। इवन आपको फिक्स रेट से आपका डिविडेंड मिल चुका है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट से मिलता है। सपोज आपका 10% है और आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% आपको 10,000 रुपीज मिल चुका है। बट स्टिल कुछ आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू द इक्विटी होल्डर देयर इज स्टिल सरप्लस अमाउंट एंड कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स। तो उस कंडीशन में पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है कि उन लोग उस सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। बट whereas in case of non-participating, they do not have any such right. Is it clear? ये सरप्लस मतलब क्या होता है? सरप्लस है और एक्स्ट्रा पैसा। आपके दो मालिक है, एक मालिक को भी डिविडेंड दे दिया और दूसरे को भी दे दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है और कंपनी चाहती है इस पैसे को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अपने शेयर होल्डर्स में, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जितना पैसा रिसीव हुआ माइनस जितना पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद भी आपके पास कुछ पड़ा है, इट इज नोन एज सरप्लस। ठीक है, समझ में आया पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? हाँ भैया। देन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, ये तो सेम ही है पूरा, क्या है? कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल भी जैसे पार्टिसिपेटिंग में था। क्या है कन्वर्टिबल का मतलब क्या है? एक मिनट, कि हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। A preference shareholder has got rights to get themselves converted after a certain period, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हायर रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आई बात समझ में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला इक्विटी शेयर होल्डर भी बन सकता है, उसको हमने एक राइट दे रखा है कि आप फ्यूचर में चाहो तो या तो हमसे पैसा ले लेना या फिर अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा लेना इक्विटी शेयर्स में। दैट्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट whereas in case of non convertible preference shares, राइट नहीं होते हैं, उसमें आपको पैसा ही मिलेगा, आपको रीपेमेंट किया जाएगा। यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, आपको इक्विटी शेयर्स में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। दैट्स नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? भाई इस हिसाब से प्रेफरेंस शेयर बहुत सारा टाइप का हो सकता है ना। जैसे अगर हम पार्टिसिपेटिंग खरीदा तो वो तो ऑटोमेटिकली नॉन कन्वर्टेबल हो गया। पार्टिसिपेटिंग खरीदा तो उसके अंदर आगे देखना पड़ेगा कि उस पार्टिसिपेटिंग वाला कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल है। तो ऐसे 2-3 चीज हो सकता है ना, मतलब हाँ, एक ही टाइप का प्रेफरेंस। हाँ, वो एग्रीमेंट के ऊपर देखना पड़ेगा, आपको एग्रीमेंट में चेक करना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या क्या प्रेफरेंस शेयर्स को राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। ओके। देन रिडीमेबल इरिडीमेबल,
रिडीमेबल का मतलब, रिडीमेबल का मतलब कोई चीज रिडीम कर लेते हैं तो हम लोग। रिडीम कर लेने मतलब पहले भी बताया था मैंने, शेयर कैपिटल जब वहां पे समझाया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है बताया था ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन का मतलब बताया था ना। फोकस किया नहीं हम लोग। जो लोग किया, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन याद नहीं, मतलब कोई चीज जैसे Definition ये सब क्या हो गया होता उसको है? रिडीम कर ले। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट करना, रीपेमेंट। रीपेमेंट करना। तो रिडीमेबल का मतलब भी ये हो गया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब आफ्टर अ सर्टेन फिक्स ड्यूरेशन इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा रीपेमेंट कर दिया जाएगा। वेर इज इन केस ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स उनका पैसा रिफंड होगा ही नहीं। कब रिफंड होगा? जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिस दिन कंपनी बंद होगी उसी टाइम इनको इनका पैसा वापस रिटर्न किया जाएगा। So there are no such categories of companies who issues irredeemable preference shares because companies act के अंदर में बाउंडेशन है कि आप irredeemable preference share इशू ही नहीं कर सकते। Max of preference shares can be 20 years. Maximum life of a preference shares can be 20 years. तो आप irredeemable preference shares दे ही नहीं सकते, तो ये कैटेगरी फालतू है, बना के रखिए गलती से, इसको तो हटा ही देना चाहिए। क्योंकि जब अब कंपनीज के पास पावर ही नहीं है कि वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे तो फायदा क्या है इस कैटेगरी का? एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद रीपेमेंट कर दिया जाएगा। फिक्स ड्यूरेशन बोले तो मैक्सिमम कंपनी 20 इयर्स, आज जैसे इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स तो 20 इयर्स तक की लाइफ का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। बट 20 साल के बाद तो कंपनी को रीपेमेंट करना ही पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, या तो रीपेमेंट करना पड़ेगा या उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स में। इज इट क्लियर? क्लियर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? 20 साल हो गया तो क्या हुआ, रिडीम क्यों नहीं कर सकता? अगर 20 साल तक कंपनी एग्जिस्ट करता तो 20 साल से पहले कर सकता है, बट मैक्सिमम लाइफ बोला मैंने, मैक्सिमम 20 इयर्स। आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रेफरेंस शेयर इशू किया और मैं आपको 50 साल बाद पैसा दूंगा। यू कैनॉट से दिस, और यू कैनॉट से कि मैं 22 साल बाद 22 इयर्स बाद पैसा दूंगा, ऐसा नहीं 20 बोल साल बाद सकते। देना पड़ेगा। हाँ 20 साल बाद कंपलसरी है आपको, या तो पेमेंट करो या उन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करो अदर सिक्योरिटीज में, इक्विटी में, डिवेंचर्स में, प्रेफरेंस में, कैसे भी, बट बस उसको प्रेफरेंस खत्म शेयर्स करना के लिए पड़ेगा। हाँ ये प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इक्विटी तो वैसे भी लाइफ टाइम है, जब तक कंपनी मरता नहीं है तब तक इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं। सर क्या अब तो ये- हमारे ऊपर है कि इनमें से हम कौन सा प्रेफरेंस शेयर ले। हाँ ये आपके ऊपर ऑप्शन रहता है, ये आपके लिए, ये आपके ऊपर ऑप्शन रहता है। नॉर्मली कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स यदि आप एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हो तो रादर देन यू विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी तो क्या होता है, रिस्क फ्री होता है, वहां पे पैसा डूबने का डर नहीं है। तो अब बहुत कम चांसेस होता है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स में, एक नॉर्मल इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ही वुड ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, उसकी वर्थ बहुत जल्दी बढ़ती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये प्रेफरेंस में ही इन्वेस्टमेंट करना है तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करो, जहां पे रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट वो कम हो सकता है, बट सिक्योरिटी ज्यादा है, सिक्योरिटी ज्यादा है। इज इट क्लियर? यहां Yes, sir. तक क्लियर है कि टाइप्स ऑफ शेयर्स की इक्विटी होता है और प्रेफरेंस शेयर्स होता है, और प्रेफरेंस के क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल, ईच एंड एवरीथिंग। देखो एग्जाम में ऐसे कोई आता नहीं है पर्टिकुलरली तुम लोगों के लिए कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, हाँ आए तो दो दो लाइन लिखना है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, डिविडेंड गेट्स क्यूमुलेट if in any certain years company fails to pay dividend, then in the next year company will pay dividend of both the years। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, डिविडेंड लैप्स हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग में क्या है, उनके पास राइट है कि कोई भी कंपनी का सरप्लस फंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड कुछ भी हुआ देन दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो, वेर एज इन नॉन पार्टिसिपेटिंग उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। कन्वर्टेबल में क्या है, दे हैव अ राइट टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर्स और हायर प्रेफरेंस शेयर्स
आफ्टर ए फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और नॉन कन्वर्टेबल में उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। रिडीमेबल में क्या है, दे विल बी रीपेड आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज इन केस ऑफ इरिडीमेबल नो रीपेमेंट विल बी मेड अंटिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ भैया। Yes, अरे सब कोई को क्लियर है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ये इतना ही समझना था, क्योंकि अपने को तो अकाउंटिंग सीखना है शेयर्स के बारे में। अब शेयर्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर। तो अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब तक आपको नहीं लिखे इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, यू विल बी नॉट एज्यूमिंग एनी ऑफ द कैटेगरी। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, शेयर्स है वो, हम लोग सिर्फ बोलेंगे उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे। वी विल नॉट से इक्विटी शेयर कैपिटल, वी विल नॉट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अंटिल अनलेस पता नहीं देता कि ये कौन सा शेयर्स है। इज इट क्लियर? हाँ भैया। तो देखो, हम लोग लिख लेता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्टिंग्विश लिख लेते हैं हम लोग। एक तरफ प्रेफरेंस शेयर्स और एक तरफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है बताओ? कम Fixed रिस्क amount होता है of उसमें। dividend. डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स्ड रेट। Yes, sir. डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स्ड रेट। और इक्विटी शेयर्स में क्या होगा? फिक्स रेट नहीं होता है। Unlimited है वो। There is no fixed rate for dividend. ये कितना भी हो सकता है। और बताओ, और क्या होता है? मिनिमल रिस्क और नो मैक्सिमम रिस्क, ऐसा भी। मिनिमम और मैक्सिमम रिस्क नहीं, मिनिमल रिस्क। समझ गया, बहुत कम रिस्क है। और वो ऐसा नहीं बोलेगा, रिस्क तो है ही ना, क्योंकि ये कैटेगरी क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो एकदम लास्ट में मिलेगा। बाकी सारे क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट करने का, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, इवन अनसिक्योर्ड को भी पेमेंट करने के बाद नंबर आएगा इनका। तो रिस्क तो है, हाँ, कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ा सा रिस्क है। तो अब क्या लिख सकते हैं प्रॉपरली? इनको वोटिंग राइट्स होता है क्या? लेवल ऑफ नहीं, नो नहीं। वोटिंग राइट्स। नहीं होता है। नो वोटिंग राइट्स। It has rights to vote. इन लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाँ। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं कर सकते। डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इन लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या हो सकता है? यदि प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड का एरियर हुआ, तो ये तो क्या हो सकता है, क्यूमुलेट हो सकता है ना। हाँ। In case of area of dividend,
it can be cumulated इक्विटी में क्या लिखेंगे? क्यूमुलेट नहीं होता है। डिविडेंड कैन नॉट बी क्यूमुलेटिव। डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, मतलब इकट्ठा नहीं होगा एक अकाउंट में। इफ नहीं दिया मतलब नहीं दिया, नहीं मिला, दैट्स इट। भैया ये लाइन एक बार और समझा दो ना, कौन सा? ये 4th नंबर वाला। इन केस ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड इट कैन बी क्यूमुलेटेड, मतलब सपोज आप 2019 में हो, ठीक है, 2019 में कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, फिर 2020 में भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, 2021 में कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो इफ आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो आपको इस ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा, इस ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा और इस ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। लेकिन मतलब भैया क्योंकि इनको 21 में फिक्स एक रेट साथ ऑफ मिलेगा डिविडेंड ना? मिलता है ना। हाँ, जिस साल मिलेगा फिर सब मिलेगा, जितने साल तक नहीं मिला था उन सबका मिला के मिलेगा। तो भैया मतलब इक्विटी शेयर्स का तो ऐसा कुछ है नहीं कि हर साल नहीं, देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स का ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स को इफ आप 2021 में दे रहे हो तो सिर्फ 2021 का मिलेगा, इन 2 इयर्स का नहीं मिलेगा। अभी एक और क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिविडेंड बस प्रेफरेंस शेयर्स को देना है, इक्विटी को नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कंपनी के मीटिंग में डिसाइड होता है ना, शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या कि बस प्रेफरेंस शेयर्स को हाँ, dividend- पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। इफ इक्विटी वाले एग्री करते हैं कि ठीक है हमारा पैसा रहने दो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो ताकि कंपनी और ज्यादा बड़ी हो, तो इट इज पॉसिबल कि हमने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया और इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं दिया। बट ये पॉसिबल नहीं है कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिया, दैट्स इम्पॉसिबल। भैया ज्यादा पावरफुल इक्विटी शेयर्स होता है ना? यस, ज्यादा पावरफुल इक्विटी शेयर्स होंगे क्योंकि उन लोग को तो मैनेज, कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास वोटिंग राइट है, सब कुछ है। अरे देखो, सीधा सा बात है, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल, जो जितना कम रिस्क लेगा उसके पास उतनी कम पावर्स होगी। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4। हाँ भैया। हाँ भैया। In case of winding up preference shareholder are paid in case of winding up preference shareholders are paid before making any payment to equity holders. और इक्विटी के केस में क्या होगा? इन लोगों को बाद में रुपया मिलता है, वेंडिंग अप होने के बाद मिलता है। वाइंडिंग अप तो हो ही रहा है, वाइंडिंग होने के बाद तो क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा उन लोगों को। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रहा है तब क्या होगा? इन लोगों को प्रेफरेंस के बाद पैसा मिलेगा, बचा हुआ पैसा। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इक्विटी होल्डर्स are paid after this settlement to preference holders। जिसके पास मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट करने के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। आई बात समझ में? और अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या करेगा? खत्म हो गया तो खत्म, मस्ती करो।
ये चीज क्लियर है आपका कि मेरे पास मैं शेयर्स last कितने one तरीके के हो सकते हैं? हाँ भैया। हाँ भैया। सर कंपनी दोनों शेयर एक साथ ही निकालती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही दे और प्रेफरेंस शेयर्स ना दे। हाँ, ऐसा करती है नॉर्मली कंपनीज, ऐसा करती है। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत कम कंपनीज देती है, इक्विटी शेयर्स ही देती है मार्केट में। और दोनों एक साथ क्यों निकालेगी? दोनों के सब्सक्राइबर एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, दोनों एक साथ नहीं निकालती। शेयर का मतलब क्या होता है? part of the capital of the company. कंपनी का हिस्सा है। When total capital of the company is divided into small units of fixed denomination, each such unit is known as shares. जब कंपनी के कैपिटल को जितना पैसा लगाया एक फिक्स डिनोमिनेशन से, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए से डिवाइड कर दे और जो रिजल्टेंट आंसर आएगा, इट्स सच स्मॉल यूनिट इज नोन एज शेयर। ठीक है? हाँ भैया। शेयर्स क्या होता है? क्लियर है? अब देखो, अब हमें इन शेयर्स को बेचना है, इशू करना है। तो पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके, वो सब एक बार जस्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेसिक टर्म्स के नाम पे। वो आपको क्लियर है या नहीं है? बेसिक तो ये terms. लिखना हम लोग कॉपी में। हाँ हाँ हाँ, लिख के रखना है। बेसिक टर्म्स जैसे कि नॉमिनल वैल्यू, किसको बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका डेफिनेशन भी लगाया है। नहीं नहीं लिखाएगा। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू। यस, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। नॉर्मली एक कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 10 रुपीज। 10। 10 रुपए, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में आपको और क्या क्या टर्म्स मिलेगा? कुछ टर्म्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, याद है सबको? कैपिटल। ऑथराइज्ड क्या होता है? हाँ, परमिशन होती कि है शेयर की लाइफ टाइम में जितना शेयर लगाते हैं। लाइफ टाइम में कंपनी कितने रुपीस के शेयर्स या कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। ये कहाँ लिखना होता है? ROC। ये कहाँ सबमिट करना होता है वो नहीं पूछा मैंने। कंपनी 2 डॉक्यूमेंट्स बनाती है, दोनों में से कौन से डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होना चाहिए? कौन से डॉक्यूमेंट लिया? कंपनी 2 डॉक्यूमेंट बनाती है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बताओ कहाँ लिखा हुआ रहेगा? MOA में जाते हैं, MOA में जाएगा ना? यस, ऑथराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। एमओए के अंदर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
कंपनी दो तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाती है जब कंपनी क्रिएट करती है। इसी में कंपनी की सब राम कहानी रहती है। कंपनी का विजन हो गया, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल में कंपनी के रूल्स वगैरह रहते हैं, मेमोरेंडम में सब कुछ रहेगा कि कंपनी कैसे चलेगी। ऑथराइज एक तरह से पार्टनरशिप डीड जैसे हो गए कंपनी की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यू कैन से एक तरह से, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट लाइक ए पार्टनरशिप डीड। ऑथराइज के बाद क्या पढ़ा था? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड का मतलब क्या है? वो ऑथराइज का Issue पार्ट है, होता। हिस्सा है उसका। ऑथराइज का जितना पार्ट हमने इशू कर दिया, ऑफर कर दिया, उसको हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ रहता है? एमओए में। आर्टिफिशियल ये है ना कंपनी क्रिएट करने के बाद की कहानी है। ठीक है, कंपनी एक बार बन गया उसके बाद ही तो आप कैपिटल इशू करोगे ना, शेयर्स वगैरह मार्केट में। जब तक कंपनी आपका एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो आप कैसे इशू कर सकते हो? तो ये सब पता नहीं है हमको, एमओए और एओए। जस्ट दो डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी जब भी क्रिएट करते हैं, क्या चीज? पीएचडी में टॉपिक है। हाँ, कंपनी में जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हो ना, तब आपको ये दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते, बनाने पड़ते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद में एक क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना। जितना हमने ऑफर किया, यस, जितना हमने ऑफर किया उसमें से जितना पब्लिक ने या किसी और ने खरीद लिया या सब्सक्राइब कर लिया, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या? कि पैसा देना बाकी है, जैसे कि वो 10 में से 8 रुपया दे दिया, बस 2 रुपया देना बाकी है। कॉल्ड अप हो गया कि उस 10 रुपए में से कितना रुपए मंगवाना। यस, कितना पैसा हम शेयर होल्डर से मंगवा चुके हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। इट कैन बी फुल्ली कॉल्ड अप और इट कैन बी पार्टली कॉल्ड अप। इफ नॉमिनल वैल्यू का सारा पैसा आपने मंगवा लिया है तो फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, बट उसमें से कुछ पैसा ही आपने मंगवाया है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टली कॉल्ड अप। इज इट क्लियर? हाँ भैया। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या है? नहीं मंगाया, जैसे अगर 8 रुपीस मंगाया ही कॉल्ड अप है नहीं तो है। 2 नॉन कॉल्ड अप। यस, जो पैसा हमने शेयर होल्डर से नहीं मंगवाया, आउट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जितना हिस्सा आपने नहीं मंगवाया है उसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। इज इट क्लियर? जिसको नहीं समझ में आए पूछना मुझसे। कॉल्स इन एरियर, जो लोग पैसा नहीं दिया, कॉल्ड अप के अंदर जो लोग पैसा नहीं दिए। हाँ, हमने पैसा कॉल किया बट जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनका पैसा हम लोग कहाँ डाल देते हैं? कॉल्स इन एरियर में। अब एक बात बताओ, इसके रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा था? मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना रेट से देता है कंपनी? 10% था शायद से। 12% है जब शायद। अरे कंपनी देगा या लेगा, पहले तो ये बताओ। कॉल्स इन एरियर में लेगा। लेगा। किस रेट से? 12%। 12%। अरे मैंने बताया था लाइफ में यही एक ऐसा सिनेरियो है कंपनी के केस में या पूरे लाइफ टाइम 3% होगा। जहां पे लेता कम है और देता ज्यादा है। 6%, 10%। 10% एंड 12%। कंपनी 10% से इंटरेस्ट लेती है और 12% से इंटरेस्ट देती है। क्या कर रहे हो? अब ये क्या लिखे मैक्स इंटरेस्ट के बाद? मैक्सिमम इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम।
मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? इफ कोई भी शेयर होल्डर एरियर करेगा तो उसको कंपनी को इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम एट द रेट 10% पर एनम। इससे नीचे भी हो सकता है कंपनी डिसाइड करे तो, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह मीटिंग में डिसाइड करे कि हम उससे कम इंटरेस्ट लेंगे तो कम इंटरेस्ट से भी चलेगा, बट मैक्सिमम 10 है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसको आप कहाँ शो करते हो? कॉल्स इन एरियर को कहाँ दिखाते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड में कहाँ? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैपिटल शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं ना, माइनस करके। तो ये ध्यान रखने का, भूलने का नहीं। भैया फर्स्ट क्या चीज? क्या चीज? क्या बोल रहे हैं मोहित? एक और बार समझाइए ना, कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरियर का मतलब आपसे इंस्टॉलमेंट मंगवाया गया बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या हो गया? कंपनी के नजरिए से तो आपने एरियर कर दिया ना, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने आपसे पैसा मंगवाया शेयर्स का हिस्सा का, बट आपने वो पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। उसके ऊपर में कंपनी, जब आप फ्यूचर में आप वो पेमेंट करोगे तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट भी लेगी, तो वो इंटरेस्ट का रेट है मैक्सिमम 10%। और बैलेंस शीट के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। क्लियर ऋषभ? हाँ भैया, भैया वो लास्ट वाला मुझे समझ नहीं आया, शेयर होल्डर फंड के अंदर जहाँ शो करना है बैलेंस शीट में। वो तो ये बैलेंस शीट इतना क्लास हमने इन्वेस्ट किया था कि बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? एट द एंड ऑफ द डे एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमारा काम क्या होता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ एसेट्स होता है और एक तरफ लाइबिलिटीज। और यदि नया फॉर्मेट शेड्यूल 3 की बात करें तो पहले लाइबिलिटीज आता है फिर एसेट्स आता है। पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किए थे बार बार, उसके अंदर में उस चैप्टर को रिवाइज करो तब समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखाया कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में आता है। ठीक है। देन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या था? पहले ही देना भैया जो पहले ही बोलने से पहले हाँ, कंपनी के बोलने से पहले। सपोज कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया बट उसके साथ में कॉल्स का पैसा भी दे देना, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। एक चीज ध्यान रखना, कंपनी है ना ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कंपनी को अपने सारे के सारे शेयर होल्डर्स की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि आप एडवांस में पैसा रख सकते हो अपने पास में। इफ कंपनी ने ऐसा कोई रिजोल्यूशन नहीं पास कर रखा है तो जो भी शेयर होल्डर एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना उनको रिफंड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो कॉल्स इन एडवांस में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना था? 10%। हाँ 10%। अरे कॉल्स इन एडवांस में कंपनी 12%। देगी या कंपनी लेगी? 12%। यस, कॉल्स इन एडवांस में कंपनी देती है एट द रेट 12% पर एनम। बताओ बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? कंपनी का बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी है। हाँ, कंपनी के लिए पैसा लाइबिलिटी है क्योंकि एडवांस में ही दे दिया है, फ्यूचर में तो मिलेगा नहीं, तो Current लाइबिलिटी है। liability, दिस इज माई Short-term अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी। other liabilities, यस, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी। दिस इज नॉट ए बोरोइंग्स, हमने कोई बोरो नहीं किया ये पैसा। बोरो का मतलब होता मैक्सिमम है इंटरेस्ट 12% है, लेकिन फिर इसको कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट से ज्यादा रहना पड़ेगा। ज्यादा रहना पड़ेगा नहीं, यही लॉ में लिखा हुआ है। मैक्सिमम इंटरेस्ट 12% है ना, या हाँ। नॉर्मली 12% ही दे सकते हैं। अरे वही नॉर्मली उतना ही देता है, मैक्सिमम रेट के हिसाब से ही काम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। कॉल्स इन एरियर में भी तो मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है।
भैया तुम वही बोल रहे हो, अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर के अंदर इंटरेस्ट 5% चार्ज करें हम्म तो इसके अंदर हम लोग को 5% से ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। यदि आपके शेयर होल्डर्स नहीं मान रहे हैं तब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो कम, अरे कंपनी की पॉलिसी देख के तो कोई एडवांस देगा ना, वरना कंपनी के पास एडवांस रखेगा ही क्यों, अपने बैंक अकाउंट में रख लेगा। हाँ भैया। वही चीज है। ये सारे टर्म्स क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। Authorized, issued, subscribed, called up, uncalled, calls in arrear, calls in advance. हाँ भैया। Capital reserve. Capital reserve. ये क्या होता है? अब बोलो, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? मिस्टर कपिश अग्रवाल, क्या हुआ? प्रियल, हवा निकल गया? भैया अभी तक कुछ नया कराया क्या? आज मेरा अलार्म नहीं बजा, फिर ज्वाइन किया मैंने। बाबा, नया तो पता नहीं कितना कराया, कुछ नहीं। वो टाइप्स ऑफ शेयर्स बताए मैंने, डिस्टिंग्विश बताया, प्रेफरेंस और इक्विटी, और हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आता था। ठीक है, बेसिक का प्रेफरेंस ये आता ही है, थोड़ा सा एक बार बाद में बता देना, बाकी तो मैं कर लूंगा। हाँ, बाकी इनको Recording ले नोट्स लेना। को और रिकॉर्डिंग लेना, अदरवाइज नोट्स लिखेगा तो उसी में समझ में आ जाएगा। उतना ही भैया लेना। हाँ बोलो। पढ़ा हुआ है प्रेफरेंस और इक्विटी भी पहले मेरा। और कितनी देर, थोड़ा सा नींद आ रहा था आज। नींद आ रहा है? ऐसे जगो, पानी मारो, पानी पियो, फटाफट पानी पियो, ऐसे ग्लास उठाओ। पी लिया भैया कैपिटल रिजर्व तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही तो पार्ट है। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, यस, रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व? भैया इसमें लॉटरी में P&L जो निकालते हैं इनकम ना। मिलता है। यस, यानी रिजर्व क्रिएटेड, रिजर्व्स created out of capital profits, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, उसमें कोई फायदा हुआ? हाँ। प्रॉफिट ऑन revaluation of assets oblique liabilities, securities premium reserve, profit on शेयर फॉरफीचर, यानी कोई भी जो मेरा रेवेन्यू एक्टिविटी, नॉन रेकरिंग एक्टिविटी से आपका कोई भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस का नॉन रेकरिंग एक्टिविटी से आपका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम अलग से एक रिजर्व का नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी इसको यूज भी कहां करेंगे? कैपिटल रिजर्व कहां यूज करेंगे? कैपिटल लॉसेस को। कैपिटल लॉसेस को, जस्ट लाइक इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स देना क्या है? व्हाट डू मीन बाय बोनस देना? बोनस देना मतलब फ्री में देना। और जब भी आप फ्री में दोगे कंपनी के लिए तो वो लॉस ही है, बट इट्स अ कैपिटल लॉस। वो एक नॉन रेकरिंग आइटम है। क्या हर दिन बोनस थोड़ी ना देते हैं? जब कंपनी बहुत खुश है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तभी जाके हम बोनस डिक्लेयर करते हैं। तो बोनस शेयर्स दे सकते हो आप इस कैपिटल रिजर्व से। या फिर आपका कोई भी कैपिटल लॉसेस हुआ, अचानक सडन कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप राइट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट दिस रिजर्व। इज इट क्लियर? हाँ भैया। इसको कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस। यस, अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस डायरेक्ट लिखेंगे क्या? शेयर होल्डर्स फंड। नहीं, शेयर होल्डर्स, फिर उसके नीचे आते रिजर्व एंड सरप्लस।
शेयर होल्डर फंड के अंदर में रिजर्व एंड सरप्लस वहां दिखाएंगे। हमेशा स्टूडेंट्स इन दोनों में मिक्सअप कर देते हैं। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व्ड कैपिटल दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल को आप लोग एक ही ट्रीट कर लेते हो। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल? तो कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल के हमने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया हो। कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल के हमने ऑलरेडी रिजर्व कर दिया। एकदम से कि समझाओ। तो जैसे रिजर्व तो वो होते हैं ना, जैसे हमें कुछ चीज के लिए कुछ पैसा बचाना हो तो हमने फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व कर लिया, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए हमने कुछ बचा लिया कैपिटल में से। कैपिटल में से वो तो फिर रिजर्व्स ही हो गए, वो तो फिर कैपिटल रिजर्व भी होगा। फ्यूचर के लिए ही तो बचाते हैं। रिजर्व्स हम जितने भी बनाते हैं वो तो फ्यूचर के लिए ही बनाते हैं। That part of capital which will be called only at the winding up of company is known as reserved capital। मतलब कैपिटल का वो हिस्सा जो सिर्फ कंपनी जब बंद होने वाली होगी तभी हम मंगवाएंगे। कैपिटल बोले तो फेस वैल्यू, मेरे शेयर्स का वो हिस्सा यानी अनकॉल्ड कैपिटल। हो सकता है कंपनी एक मीटिंग में रिजॉल्व करे कि जो 2 रुपए आउट ऑफ द 10 रुपीज 2 रुपीज विल ओनली बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। या फिर ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स एक अनलिमिटेड कंपनी थी, अनलिमिटेड कंपनी अब क्या बन रही है, लिमिटेड कंपनी। तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाती है। जब शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करती है तो जो इंक्रीज्ड वाला पार्ट है ना, उन लोग डिसाइड कर सकते हैं दैट इट विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तभी हम इस पैसे को बुलाएंगे, शेयर होल्डर से मांगेंगे। अदरवाइज हम पूरे लाइफ टाइम में शेयर होल्डर से इस पैसे को नहीं मांगेंगे। इसका मतलब क्या, इसकी अकाउंटिंग कब होगी, जब कंपनी पैसा मंगवाएगी या जब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इनको हम वाइंडिंग अप के टाइम ही मंगवाएंगे। वाइंडिंग अप के टाइम में डिसीजन का कोई अकाउंटिंग नहीं होता। पहला बात यह है, अकाउंटिंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसका एक ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा। जस्ट आपने पैसा कॉल ही नहीं किया तो ड्यू एंट्री ही नहीं हुई तो क्या चीज का अकाउंटिंग। ये तो कब कॉल करोगे, जब कंपनी बंद होने वाला होगा। यानी इट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच विल बी कॉल्ड ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उससे पहले हम मंगवाएंगे ही नहीं। इसका मतलब रिजर्व कैपिटल हैज गॉट नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो जस्ट मीटिंग के अंदर हम लोग रिजॉल्व करके छोड़ देते हैं। डिफरेंस समझ में आया कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल का? कैपिटल रिजर्व का अकाउंटिंग होता है, वो मेरे बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस के साइड आता है। बट रिजर्व कैपिटल का क्या है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। वो अनकॉल्ड कैपिटल, यदि कंपनी डिसाइड करे कि मेरा जितना अनकॉल्ड कैपिटल अब मैं से जब कंपनी बंद होगा तभी मंगवाऊंगा, उससे पहले नहीं मंगवाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इज इट क्लियर? हाँ भैया।
हाँ भैया। क्या कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिस्टिंग्विश समझ में आया? यस देखो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है आप लोगों को ये वाला, और आप लोग मिक्सअप ये हमको करके आ थोड़ा जाते कम हो। समझ में आया। मतलब कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉफिट हुआ, जैसे कि आपके पास एक मशीन था आपके बुक्स में 10,000 की, आपने उसको बेच दिया 15,000 में, तो 5,000 का जो ये प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि आपका मेन काम एसेट सेल करना थोड़ी ना है। तो ये 5,000 का आपने क्या किया, एक अलग से अकाउंट बना लिया कैपिटल रिजर्व, उसको वहां डाल दिया। और रिजर्व कैपिटल क्या है? जैसे कि आपका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है 10 रुपए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है आपका 10 रुपीज। इसमें से आपने डिसाइड किया जो 2 रुपए है ना, वो कंपनी तभी मंगवाएगी जब कंपनी बंद होने वाली होगी, तो इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। यानी कंपनी कितना पैसा मंगवा लेगी शेयर होल्डर से? 8 रुपए तो अभी मंगवा लेगी, बचा 2 रुपए वो कब मंगवाएगी? जिस दिन कंपनी बंद होगी। तो इसको हम लोग, ये कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है आपको, ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये चीज क्लियर है आप लोगों को यहां तक? हाँ भैया। ठीक है। अब मेन काम है कि प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। बताओ, अब मार्केट में शेयर्स इश्यू करने हैं, कैसे करेंगे हम लोग? मार्केट में शेयर्स इश्यू करने हैं, क्या तरीका होगा अपना? पहले आरओसी में रजिस्टर करेगा। वो तो कंपनी रजिस्टर का बात हो गया। अब हमें शेयर्स देने, पब्लिक को बेचना है, हमारे कंपनी के शेयर्स बेचने हैं, तो बोलो क्या करेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल में से कितना इश्यू करना है वो डिसाइड करना है। उसके बाद वो डिसाइड कर लिया हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास 1 करोड़ शेयर्स थे, 1 करोड़ में से 50 लाख शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर करना चाहते हैं, तो बताओ अब कैसे करें? बीएसई और एनएसई में जाकर लिस्ट करो। लिस्ट होगा तभी तो हम शेयर्स इश्यू करेंगे, अदरवाइज पब्लिक को दे ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, इफ आप प्राइवेट कंपनी होते तो पब्लिक को देने की बातें ही नहीं होती। आप ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी हो, इसीलिए आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो शेयर्स। क्या करेंगे सबसे पहले? अरे अट्रैक्ट कैसे होते हो? अलॉटमेंट होता है जिसमें पहले तो उन लोग के पास शेयर आता है, फिर बाद में दूसरा हो गया अलॉटमेंट। क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट। यस, सबसे पहले भाई बताओगे नहीं क्या पब्लिक को कि हमारी एक्स एंड वाई कंपनी है, जो भी एक्स 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 कंपनी है, जो पब्लिक के लिए ऑफर लेके आ रही है बाय इशूइंग शेयर्स, विजन वगैरह। अरे भाई 12th के बाद क्या करोगे? कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो कॉलेज वाले में क्या डायरेक्ट कॉलेज का एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले अट्रैक्ट करने के एप्लीकेशन लिए? देते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट। तो उसी को कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस क्या बनाती है? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी के विजन वगैरह वो सब क्या है। तब आप लोग क्या करोगे कंपनी में जाके? अरे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस, कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आप क्या करोगे? कॉलेज का फॉर्म लोगे ना, हाँ, तो आप अप्लाई करोगे, यानी एप्लीकेशन। फिर वो एप्लीकेशन आने के बाद प्रोस्पेक्टस क्या हुआ? प्रोस्पेक्टस इज नथिंग, इट जस्ट लाइक जो आप लोगों को मिलता है ना कॉलेज का, स्कूल का, जिसमें आपका स्कूल का फोटो रहता है, स्विमिंग पूल दिखाते हो, इंडोर गेम्स दिखाते हो, अच्छे अच्छे साफ सुथरे क्लासरूम, तो वही हो गया प्रोस्पेक्टस। तो वैसे ही कंपनी भी बनाती है सुंदर सुंदर सा कलरफुल प्रोस्पेक्टस, जहां पे कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स देते हैं कि कंपनी की बिल्डिंग खड़ी रहेगी, कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है,
कंपनी का विजन क्या है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा। वो सब पढ़ के ही, रीड करके तो आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको शेयर्स देना है या नहीं देना है, आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट के बाद क्या होगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। कंपनी आपसे कॉल्स मंगवाएगी। इज इट क्लियर? क्या यही तरीका होता है क्या? हाँ भैया। दिस इज द प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? या जागो मोहन प्यारे, जागो। हाँ भैया सही है। सही है, आगे बढ़े। हाँ भैया। ये बता, जेफ बेजोस है ना 5 जुलाई को अपना सीईओ से रिजाइन कर रहा है। जॉब पे कोई बात नहीं, अभी अभी तो उसने इतना बड़ा वो स्टूडियो खरीदा है। और वो 18.4 million। MGM। हाँ, इतना बड़ा तो खरीदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। सीईओ की पोस्ट से ही तो रिजाइन कर रहा है। उसके पास भी फिर भी रहेंगे शेयर्स वगैरह, वो आराम से रन करेगा। अरे 170 बिलियन का शेयर है उसके पास अमेजोन का, और मतलब बाकी मिला के। वो बिलियंस इन डॉलर्स है, उसको रुपीस में हाँ। कन्वर्ट करेंगे तो एक पेज पूरा भरना पड़ेगा ऐसे 00000 से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ।